नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी सीरीज़ नज़रिया के इस दूसरे एपिसोड में। और दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी गिरते हुए सामाजिक चरित्र की। आज हम बात करने जा रहे हैं गिरते हुए राजनीतिक चरित्र की। दोहरे मापदंडों को अपनाकर हमारे राजनेता जो राजनीति कर रहे हैं उसके साथ वो कितना गिर रहे हैं, आज के इस एपिसोड में हम यही बात करेंगे। और इसीलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हमारी कुछ मांगे हैं और वो मांगे जो हैं वो आपको भी जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हम ये चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं सभी को कि इस वीडियो के माध्यम से ना तो हमारी ना ही हमारे चैनल की कोई भी मानसिकता ऐसी है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। और जहां तक बात है तो इस देश में सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, तो उस अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूर्ण प्रयोग कर रहे हैं आज हम भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। बात हम आज करने जा रहे हैं गिरते हुए राजनीतिक चरित्र की, और इसीलिए आज हमने इस वीडियो को नाम दिया है कि कुछ यूं गिरे हमारे नेताजी। दोस्तों, बात हम कर रहे हैं हाथरस केस की। हाथरस केस में जहां पर कथित रेप केस है, कथित हम क्यों बोल रहे हैं ये अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अभी तक इसमें पुष्टि नहीं हो पाई है और लगातार पीड़िता पक्ष के बयान भी बदल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं कि पहले जीभ काट दी गई, लेकिन वो उनकी रिपोर्ट में पुष्टि नहीं होती है। जो पीड़िता है वो वीडियोस में बयान देती दिखती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आरोपी पहले एक होता है और उसके बाद 4 हो जाते हैं, जबकि पीड़ित पक्ष के जो बयान आते हैं उनमें भी एक ही आरोपी की बात की जाती है। कहीं ना कहीं जातिवाद इसमें शामिल हो जाता है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल, अब जब ये केस हो जाता है तो शुरू होती है राजनीति, और राजनीति कैसे शुरू होती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का दौर। एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगाता है, किसी एक स्टेट का मुख्यमंत्री उस स्टेट के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है, और ये चलता रहता है और राजनीति का स्तर गिरता जाता है, पूरा देश देखता रहता है। फिर जातिवाद का दौर आता है। जब आरोप प्रत्यारोप में कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता है, फिर पूरे प्रदेश को जातिवाद की आग में झोंकने का प्रयास होता है। और अब इस हाथरस केस को धीरे धीरे बनाया जा रहा है ठाकुर बनाम दलित, कभी बनाया जा रहा है ब्राह्मण बनाम दलित, और ये जातिवाद का जहर घोलने का काम कर रहे हैं हमारे नेता लोग। इन नेताओं को इन चीज़ों पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये जातिवाद का जो काम हो रहा है, जातिवाद और जाति सूचक शब्दों को प्रयोग करने के लिए आम आदमी के लिए सज़ा का प्रावधान है, जबकि आप खुलेआम इन जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में कोई भी नेता बोलने नहीं जा रहा है, ना ही कोई विरोध हो रहा है। सुनने में ऐसा आ रहा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर से ठीक पहले 1 हफ्ते के अंदर राजस्थान में 11 रेप केसेस सामने आए हैं, और उन रेप केसेस में दलित भी हैं जो पीड़ित हैं और नाबालिग बच्चियां भी हैं जो पीड़ित हैं। लेकिन इनमें से कोई भी नेता वहां पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है, ज़रूरत नहीं कर पाता है, क्योंकि शायद वहां पर इनकी अपनी सरकार है। ऐसे में हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। बलरामपुर और यूपी के ही प्रयागराज में भी कुछ केसेस सुनने में आते हैं, लेकिन वहां पर अपराधी का नाम सुनते ही हमारे नेता शांत हो जाते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति इनको करनी है, इनको जातिवाद की राजनीति करनी है। सरकार की अगर बात करें तो सरकार एक्शन लेती है, हालांकि हम सरकार को भी पूरी तरह से हम उसको दोषमुक्त नहीं मानते हैं, लेकिन तारीफ हम इस चीज़ की ज़रूर करेंगे कि इस हाथरस केस के बाद सरकार फ़ौरन एक्शन में आई है, और बाकी जो केसेस हुए हैं वहाँ पर जाति धर्म देखे बिना सभी केसेस में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हाथरस केस में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने यह आश्वासन दे दिया है कि अपराधियों को सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होगी और छोड़ा नहीं जाएगा, और उसके परिणाम भी हमें दिखने लगे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने नार्को टेस्ट की भी बात कर दी और सीबीआई जाँच की भी मांग कर दी है। मुख्यमंत्री होने के नाते वो जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे पर अब हम थोड़ा सा उनको राहत दे सकते हैं। हालांकि इसके पहले जो कार्रवाई हुई है उस पर हम भी उंगली उठाएंगे। राजनीति में अपने सिमटते हुए वजूद को बचाने के लिए कुछ नेता किस तरह से इस हाथरस केस में इन्वॉल्व होते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। बात हम करने जा रहे हैं राजनीति में उन नेताजी की जिनकी हेयर स्टाइल इन दिनों अपने पिताजी से मिलती है, और उनके साथ एक और नेत्री हैं जिनकी नाक अपनी दादी से मिलती है, और ये दोनों लोग इसी आधार पर राजनीति करने आ जाते हैं और साथ साथ जातिवाद उसमें झोंकते जाते हैं। इन दोनों ही नेताओं की हम बात करते हैं। तो हाथरस के केस के बाद जैसे ही ये सुनने में आता है कि पीड़ित दलित पक्ष की है और मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां पर आपकी सरकार नहीं है या आपके समर्थन से बनी हुई सरकार नहीं है, दोनों नेता और नेत्री निकलते हैं, क्योंकि दोनों संवेदनाएं जताने जाते हैं।
लेकिन संवेदनाएं जताते हुए और दर्द महसूस करते हुए जिस समय ये निकलते हैं, तब बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं, क्योंकि कार में जाते हुए आपके ठहाके लगाते हुए हंसते हुए वीडियोस वायरल हो रहे हैं। नेताजी, ऐसी कैसी संवेदनाएं और ऐसा कैसा दर्द। जब आप वहां पर जाते हैं तो क्यों ऐसा है कि आप काफिला और भीड़ लेकर के जाते हैं? संवेदनाओं के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती, संवेदनाओं के लिए पार्टी के झंडों की जरूरत नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब आप रैली लेकर के निकलते हैं तो आपकी पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं? आप तो संवेदनाएं जताने गए थे, आप तो न्याय दिलाने गए थे, फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बहरहाल, इनको भी चलिए हम एक किनारे करते हैं। नेताजी और नेत्री जी आगे बढ़ते हैं, किसी तरह से वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस रोकती है उनको। कुछ प्रशासनिक ऐसे उनको इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि उनको रोका जाता है पुलिस के द्वारा। तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की होती है, जिसमें नेताजी कहते हैं कि पुलिस ने हाथापाई करी। हालांकि कुछ वीडियो फुटेज और कुछ फोटोज ऐसी भी हैं जहां पर नेताजी भी पुलिस वालों को धक्का देते दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद नेताजी गिर पड़ते हैं। चलिए, आप गिर पड़े, हमारी संवेदनाएं अब आपके साथ भी हैं क्योंकि आप गिर पड़े। अब यहां से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों को अब हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो फिर वही है कि सहानुभूति में आपकी पार्टी के झंडे क्यों दिख रहे थे? अगर ये झंडे सहानुभूति के लिए दिख रहे थे तो ये सहानुभूति नहीं, ये गंदी और गिरी हुई राजनीति है जो आपने करी है। बात अगर करते हैं हम कि ये केस जो है, ये अपराध गलत है, तो ये हाथरस ही आपको क्यों नजर आया? आपको राजस्थान क्यों नहीं नजर आया, जहां पर एक हफ्ते में 11 केसेस की रिपोर्ट मिल रही है? आखिर आप वहां पर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है। कोविड यानी कि कोरोना वायरस डिजीज के समय में जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है तो संवेदनाएं जताने आप भीड़ लेकर के क्यों जाते हैं? क्यों ना इसको ऐसा समझा जाए कि आप महामारी फैलाने के इरादे से और इसके द्वारा सरकार को बदनाम करने के इरादे से वहां पर गए हैं। यहां पर आपका कोई व्यक्तिगत दर्द भरा संदेश नहीं है। फिर आपका एक स्टेटमेंट, एक वीडियो नेताजी ऐसा भी आ जाता है जहां पर आप कुछ करने से पहले कैमरामैन से कह रहे हैं कि भैया जरा कैमरा इधर करो। जब कोई संवेदनाएं जताने और दर्द जताने जाता है तो वो कैमरे पर फोकस नहीं कर पाता है। और अंत में नेताजी, आप गिर तो गए, लेकिन जो वीडियो दिखाता है कि आपको ना तो धक्का लगा था ना कुछ, आपने एक प्रॉपर तरह से एक जगह की तलाश करी थी और आप बिना धक्के के वहां पर गिर पड़े। बहुत अच्छी बात, लेकिन गिरते गिरते नेताजी आप ये भूल गए कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पब्लिक सब देख रही है और वास्तव में आप बहुत नीचे गिर गए। बात केवल यहीं ख़त्म नहीं होती है, मुद्दे बहुत सारे हैं। बात करते हैं हम आगे के मुद्दों की। वीडियोस ऐसे भी आ रहे हैं सामने जहां पर समर्थक जो हैं, परिवार को, आपके समर्थक नेताजी परिवार को, जो पीड़ित परिवार है उसको जबरदस्ती कैमरे के सामने कुछ स्टेटमेंट्स बोलवा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्यों नहीं उनको अपने द्वारा कुछ बोलने दिया जा रहा है? अगर आप न्याय चाहते हैं तो जब उत्तर प्रदेश सरकार नार्को टेस्ट की बात करती है तो क्यों आप और आपके समर्थक विरोध करते हैं नार्को टेस्ट का? आपको तो इसमें आगे आना चाहिए और अपना भी नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ऐसे भी आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपकी पार्टी ने कुछ लेन देन संबंधी, वहां पर लालच संबंधी बातें भी की हैं। तो आपको तो खुद से अपनी ईमानदारी दिखाते हुए नार्को टेस्ट के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है और आपके कुछ समर्थक कोर्ट तक चले गए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। इनमें कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा। अब हम अगर बात करें तो हम और हमारा चैनल पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो सीबीआई की मांग की गई है, सीबीआई जांच की, उसका समर्थन करते हैं और नार्को टेस्ट का भी समर्थन करते हैं। साथ ही साथ हम आपसे और आपकी उन नेत्री जी से जो क्षेत्र विधानसभा और लोकसभा को देखते हुए अपने परिधान बदल लेती हैं, उनसे भी हम ये आग्रह करते हैं कि आप दोनों लोग नार्को टेस्ट के लिए आगे आएं और आप भी अपना नार्को टेस्ट करवाएं, क्योंकि आरोप तो आप पर भी बहुत सारे लग रहे हैं। और यही नहीं, हम ये भी कहते हैं कि नार्को टेस्ट केवल आपका ही नहीं, जितने प्रशासनिक अधिकारी हाथरस केस से संबंधित हैं सबका हो, पीड़ित पक्ष का हो और अभियुक्त पक्ष का भी हो। क्योंकि जो बड़ी अजीब सी चीज़ सामने आती है वो ये आ रही है इस केस में कि जैसे ही सरकार ने नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच की मांग की है, पीड़ित पक्ष नार्को टेस्ट से मना कर रहा है, विरोध कर रहा है, जबकि अभियुक्त पक्ष पूरी तरह से इसमें सहयोग देने के लिए आगे आ रहा है। ये बहुत सारे विरोधाभास सामने आ रहे हैं। तो हम आपसे ये आग्रह कर रहे हैं कि आप पीड़ित पक्ष को आप भी समझाइए कि सरकार की जांच में सहयोग करें। साथ ही साथ अगर आप विरोध करेंगे
तो न्याय कैसे होगा। आप तो न्याय दिलवाने हाथरस गए थे, तो न्याय दिलवाइए, अपना सहयोग करिए। लेकिन फिर भी हम आपसे एक उम्मीद करते हैं, गुजारिश करते हैं नेताजी, कि अवसर की तलाश में आप कभी आगे दोबारा मत गिरिएगा, क्योंकि ऐसे करते करते आप बहुत नीचे गिर जाएंगे और एक पार्टी जिसका एक सम्मान था इस देश में, वो पार्टी भी बहुत नीचे गिर जाएगी। और कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे उदाहरण हमें दिख भी रहे हैं, बहुत हद तक नीचे गिर गई है। और उसके सम्मान से खिलवाड़ मत करिए। अब हम बात करते हैं, हम अपने चैनल से जो मांग कर रहे हैं सरकार से, अब हम उन कुछ मांग को आपके सामने रखना चाहते हैं। तो हमारी जो मांग है वो है कि अगर ये अपराध हुआ है तो पहली चीज़ की सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट जो सरकार ने मांग की है, ये बिल्कुल होना चाहिए और हम भी पूरा समर्थन करते हैं। और जो भी दोषी सामने आता है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो अभियुक्त हो, अगर वो अपराधी साबित हो उन पर कार्रवाई हो। साथ ही में जातिवाद का जहर घोलने वाले जो लोग हैं, अफवाहें फैलाने वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी सोशल मीडिया से हो, किसी मीडिया से हो, उन पर भी कार्रवाई हो। ये हमारी भी मांग है। जातिवाद फैलाने पर कार्रवाई हो, साथ ही साथ महामारी एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, जो एफआईआर की गई है, उसको भी सीरियसली लिया जाए। क्योंकि ये नेताजी महामारी के दौरान ऐसे भीड़ लगाकर वहां गए थे, इससे हाथरस के उस क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। एक नेता इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। क्यों ना गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मुकदमा आप पर चले नेताजी, क्योंकि इस महामारी को फैला करके तो आप बहुत सारी हत्याओं के जिम्मेदार भी हो सकते थे। अगर आगे हम बात करें तो हम इतिहास पर अगर थोड़ा सा जाएं, बहुत पुराना इतिहास की हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ पिछले केवल 2-3-4 महीने की बात करें, तो जिस पार्टी से नेताजी हैं, इसी पार्टी की एक बहुत वरिष्ठ महिला नेता जो हैं, जो पार्टी की सर्वे सर्वा मानी जाती हैं, उन्होंने भी हर बार किसान बिल आया, किसानों से सड़कों को उतरने पर आह्वान किया, जबकि देश और पूरा संसार, पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी। आपने सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। इसके पहले सीएए के विरोध में भी उन्होंने ही और इन नेताओं ने ही लोगों को सड़कों पर उतरने का आह्वान किया था, सीएए के विरुद्ध झूठ बोल करके, जिसके परिणाम हमारे देश ने भुगते हैं। देश की राजधानी जो जलकर राख हुई है, जाने कितनी हत्याएं हुई हैं, और उन हत्याओं में दोषी जो सामने आ रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जिन लोगों ने इस आगजनी के लिए लोगों को उकसाया, उनको भी दोषी समझा जाए और ये आगजनी और भड़काने के नाम पर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये देश ऐसे नेताओं को नहीं चाहता है जो जातिवाद या संप्रदायवाद के नाम पर देश को आग में झोंक दें। ये हमारी कुछ मांगे हैं और इसी के साथ हम सभी नेताओं से अपील करते हैं कि राजनीति का स्तर मत गिराइए, क्योंकि इस देश की बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे विश्वास और बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस राजनीतिक स्तर को मत गिराइए, क्योंकि आज हमने देखा है कि कैसे गिरते हैं नेता, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत गिर गए नेताजी, बहुत नीचे गिर गए नेताजी। धन्यवाद। अब आगे आपकी सोच, आपका नज़रिया, हमारा जो नज़रिया था वो हमने आपके सामने रख दिया है। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। नमस्कार।